कि अपने सामने बैठते ही आदित्य ने अपनी बात कहना शुरू की। सबसे पहली बात ईश्वरी जी कि हम दोनों भाई। आदित्य अपनी बात पूरी करता उसके पहले ही ईश्वरी ने उसे टोकते हुए कहा, आदित्य, मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में अब जान गया हूं और तुमको अब अपना भाई मान सकता हूं। अब ये बताओ कि तुमने मुझे आज यहां पर क्या बात करने के लिए बुलाया है। ईश्वरी की इतनी सीधी बात सुनकर आदित्य ने भी उससे सीधे मुंह कहा, देखिए, मुझे पता है कि आपने अधीरा परिवार के छोटे बेटे गोवर्धन को जान से मार दिया था और इसी वजह से उसके पिता हमारे दादाजी से इंसाफ मांगने के लिए आए थे। इस सब के कारण ही दादाजी ने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा था ताकि इस मामले को खत्म किया जा सके। आदित्य से अपने दादाजी रमाकांत के बारे में जानकर ईश्वरी ने कहा, इस मामले में तुम लोग क्या कर सकते हो? इसे कैसे खत्म करोगे? ईश्वरी के इस सवाल पर आदित्य ने सीधा जवाब देते हुए कहा, देखिए, हम जानते हैं कि अधीरा परिवार ने ही सबसे पहले गलती की थी और इस वजह से ही आपने उनके ऊपर वार किया था और मुझे लगता है कि अगर आप उनसे माफी मांग लेंगे तो सब मामला ठीक हो सकता है। माफी मांगने से सब कुछ आसानी से और बिना लड़ाई झगड़े के खत्म हो जाएगा। आदित्य की समझदारी से भरी बात सुनकर ईश्वरी ने अपनी बात रखते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से सारा मामला ठीक हो सकता है? सिर्फ माफी से वो लोग शांत हो जाएंगे? ईश्वरी का सवाल जायज था और इस पर आदित्य ने बहुत ही दिमाग से उत्तर देते हुए कहा, देखिए, पहले आप उनसे माफी मांग लेंगे और उसके बाद भी अगर वो लोग आपको परेशान करेंगे तो हम आपके साथ बिना सोचे समझे खड़े रहेंगे। माफी मांगने के बाद ये कहने को रहेगा कि हमारी गलती की, हमने माफी मांग ली, पर फिर भी अधीरा परिवार हमसे लड़ाई कर रहा है। आदित्य इस मामले को इसलिए इतने अच्छे से संभाल रहा था क्योंकि उसके दादाजी रमाकांत ने कहा था कि ये काम उसकी परीक्षा की तरह है, इसे पूरी समझदारी के साथ ठीक करना होगा और इस काम में ईश्वरी और अधीरा परिवार के बीच के रिश्ते को भी ठीक करना था। आदित्य के लिए ईश्वरी को बस अधीरा परिवार से माफी मांगनी थी और ईश्वरी माफी मांगने से इनकार भी नहीं कर रहा था। अगर माफी मांगने के बाद भी अधीरा परिवार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो ईश्वरी भी उसके बाद उन्हें किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। आदित्य के हिसाब से उसकी ये योजना बिल्कुल सही जा रही थी। जब आदित्य ये सब सोच रहा था तब ना जाने क्या सोचकर ईश्वरी ने उससे कहा, जब तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था तो मुझे लगा कि कुछ और ही बात होगी, पर अब मुझे तुम्हारी बात पता चल गई है। तुम चाहते हो कि मैं अधीरा परिवार के लोगों से माफी मांगू। तुम जरूर ऐसा सोचते होंगे, पर मैं लोगों से अक्सर माफी नहीं मांगता हूं और ये मेरी आदत में भी नहीं है। और उसके अलावा मुझे अधीरा परिवार के उस घटिया आदमी ने गुस्सा दिलाया था। असल में उन लोगों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने मुझसे माफी मांग ली और आगे से कोई भी घटिया हरकत मेरे परिवार के साथ नहीं की तो मैं उन्हें आसानी से माफ कर दूंगा और सबको जिंदा ही जाने दूंगा। ईश्वरी इतना कहने के बाद कुछ देर तक आदित्य को देखता रहा। आदित्य उसकी बात को सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था। बाहर रामदयाल और चंदन ईश्वरी को देख रहे थे। उनसे नजर मिलते ही ईश्वरी ने फिर आदित्य से कहा, देखो, मुझे अब पता चल गया है कि तुम इस गांव में क्यों आए थे, इसलिए अब तुम वापस लौट सकते हो। मुझे बहुत सारे काम और भी करने हैं, इसलिए वापस जाना पड़ेगा। मेरे घर में मेरे बच्चे और बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ यहाँ नहीं बैठ सकता। और उससे भी जरूरी बात कि तुम्हारे लिए मेरे घर में अब जगह नहीं है। ईश्वरी की सब बातें सुनने के बाद आदित्य उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत गंभीर शब्द में बोला, क्या किसी से माफी मांगना इतना कठिन है आपके लिए? क्या आपको पता है कि अगर आप इसी तरह से अपने गुस्से से लोगों को मारते रहे तो एक दिन सिर्फ लोगों की लाश का पहाड़ आपके घर के बाहर होगा। कितने ही लोगों की हत्या का नाम आपके ऊपर होगा। अगर ये सब जानते समझते हुए भी आप यही करेंगे तो दादाजी को बहुत दुख होगा और उनके मंत्री पद को लेकर भी कई तरह की बातें करेंगे लोग। आदित्य की बातें ढंग से सुने बिना ही ईश्वरी ने चंदन से कहा, चंदन, अब चलो, हमें घर के लिए निकलना है। ईश्वरी के इन शब्दों ने इतना दुख आदित्य को भी नहीं पहुंचाया था जितना उसके सेवक दुखी हो गए थे। उन्हें पहले दिन से ही ईश्वरी का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था और आज इस तरह से अपने मालिक का हाल देखकर एक सेवक ने ईश्वरी से कहा, आप बहुत निर्दयी और बदतमीज किस्म के इंसान हैं। हमारे मालिक इतनी दूर से सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आए हैं और उनसे जितना हो सकता था उतनी मदद वो कर रहे हैं, पर आपको अपने घमंड के आगे किसी भी इंसान का कुछ भाव दिखाई नहीं दे रहा है।
कोई इंसान आपके जितना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? सेवक की इस बात पर ईश्वरी ने ध्यान ही नहीं दिया और सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ जाने लगा। चंदन ईश्वरी के पीछे ही था और इस समय आदित्य और सेवक के पास आ गया था। दोनों सेवक और आदित्य ईश्वरी को बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे। चंदन अब आदित्य और सेवकों के पास आ गया था और उन तीनों को देखकर उसने बहुत ही ठंडे शब्दों में कहा, अगर तुम्हारे दादाजी को यह सब पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आदित्य, अब तुम्हें ईश्वरी और उसके गांव गंगेश्वरी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम वापस नैरोगढ़ के लिए निकल जाओ और तुम दोनों सेवक अपनी शक्ति बढ़ाने का अभ्यास करो। चंदन की ऐसी बात सुनकर आदित्य की भौहें सिकुड़ गई। उसने तुरंत सवाल करते हुए कहा, माफ करना, पर आप कौन हैं? आदित्य के अलावा वो दोनों सेवक भी चंदन को अजीब नजरों से देख रहे थे। उन तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि चंदन ने उनसे इस बारे में क्यों बात की थी और वो सब कुछ कैसे जानता है। उन तीनों के ऐसे चेहरे देखकर चंदन ने अपनी सारी सच्चाई उनके सामने रख दी। जब उन तीनों को पता चला कि चंदन और कोई नहीं रमाकांत की परछाई है, तो उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो बहुत ही इज्जत के साथ उनके सामने खड़े हो गए और अगले आदेश का इंतजार करने लगे। चंदन ने उन तीनों को देखकर कहा, देखो, सबसे पहले तुम दोनों सेवक कम से कम 10 पहाड़ में जाकर उससे चढ़ने उतरने का अभ्यास करो और उसके अलावा बड़े मालिक की परछाई होने के नाते मैं तुम तीनों को आदेश देता हूं कि तुम तीनों अभी के अभी नैरोगढ़ लौट जाओ और बड़े मालिक को जाकर यहाँ का सारा हाल बता दो। चंदन इतना कहने के बाद वहां से तुरंत निकल गया। उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उन तीनों ने उसकी बात सुनी भी या नहीं। आदित्य चंदन और ईश्वरी को जाते हुए देख रहा था। उसके काफी देर तक वो उस भोजनालय में बैठा रहा और वहां का माहौल देखता रहा। काफी देर के बाद उसने दोनों सेवकों को कहा, चलो, अब हमें नैरोगढ़ लौटना है। आदित्य अपने सेवकों के साथ नैरोगढ़ के लिए निकल गया। इधर ईश्वरी और चंदन साथ साथ चल रहे थे, पर ना तो ईश्वरी ने चंदन से देर से आने पर कुछ कहा था और ना ही चंदन ने ईश्वरी को कोई जवाब दिया था। ईश्वरी को न जाने क्यों आदित्य से मिलने और उससे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। शायद इसकी वजह यह भी थी कि उससे आदित्य से कोई लगाव नहीं था और ना ही अपने दादाजी से जुड़े किसी और इंसान से वो कोई रिश्ता रखना चाहता था। उसके अलावा ईश्वरी के मन में रिश्तों को लेकर कोई भाव पैदा नहीं हुआ था, इसलिए भी वो ज्यादा कुछ इस मामले में समझ नहीं पा रहा था। ईश्वरी ये सब कुछ सोचते हुए चल रहा था और तभी सामने कुछ उन दोनों ने ऐसा देखा कि दोनों के ही कदम रुक गए। ईश्वरी और चंदन अभी अमृत भोजनालय से ज्यादा दूर नहीं आए थे और रात का अंधेरा थोड़ा सा हो गया था। ईश्वरी और चंदन किसी रास्ते को पार कर रहे थे। उनके सामने कुछ लोग आ गए थे। वो रास्ते के दूसरी ओर थे और ईश्वरी और चंदन दूसरी ओर। सामने से सिर्फ एक आदमी ईश्वरी की तरफ बढ़ रहा था और वो भी बहुत ही धीरे कदमों से। उसके कदमों और आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आज किसी का खून करने के इरादे से आया है। उस आदमी को अपनी तरफ आता देखकर ईश्वरी ने चंदन से कहा, ये देखो, अधीरा परिवार इस तरह की हरकत पहले भी 2 बार कर चुका है और उसके बाद मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उन्हें माफ कर दूं। मुझे लगता है कि मैं वैसे भी दयालु हूं, जो 2 बार खुद पर हमला होने के बाद भी पूरे अधीरा परिवार को खत्म नहीं कर रहा हूं। ईश्वरी की बात को समझकर चंदन ने कहा, आपकी बात अब मुझे सही लग रही है। चंदन की जुबान से अपनी बात के लिए हामी सुनते ही ईश्वरी ने उसे आदेश देते हुए कहा, चंदन, सामने आ रहे इस आदमी की ताकत समुद्र से 7 गुना है, इसलिए तुम इसे मारने में मदद करो और इससे एक बार में खत्म कर दो। ईश्वरी के इस आदेश को चंदन समझा नहीं और उसने सवाल करते हुए कहा, क्या आप ये नहीं चाहते कि इस आदमी को कैद किया जाए और फिर इससे अधीरा परिवार के बारे में पता किया जाए? चंदन की बातें ईश्वरी को बेमतलब की लग रही थी। उसने तुरंत उसे समझाते हुए कहा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत है और ना ही बहुत दरिया दिल। मुझे इन छोटे मोटे लोगों से ना तो बात करने का शौक है और ना ही समय। इनके पास जाकर ना तो इनका नाम पूछना और ना ही कुछ। जल्दी से जाकर उसे खत्म कर दो। ईश्वरी और चंदन जब ये बात कर रहे थे तब तक वो हत्यारा ईश्वरी और चंदन के और पास आ चुका था। उसने उन दोनों की बातें भी सुनी थी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये वही हत्यारा था जिसे पटवर्धन और कपिल ने भेजा था। इसका नाम था मंगलू। इस समय सिर्फ मंगलू ही था जो ईश्वरी की तरफ बढ़ रहा था और बाकी सारे हत्यारे रास्ते के दूसरी तरफ खड़े थे। मंगलू सामान्य हत्यारों से काफी ताकतवर था और उसका दिमाग भी सब लोगों से काफी अच्छा चलता था।
वो आने वाले खतरे को जल्दी से भांप लेता था। मंगलू उन दोनों को देखकर आगे आ रहा था। क्या मंगलू ईसुरी को आज सच में मार देगा या फिर ईसुरी ही बाकी लोगों की तरह उसकी भी जान ले लेगा? क्या चंदन ईसुरी को इस हमले से बचा पाएगा?